अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTK प्रैक्टिस टेस्ट जो कि साइंसेस कोचिंग एकेडमी में कंडक्ट हुआ है उसके जो केमिस्ट्री पोर्शन के जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में जो कि सेकंड टेस्ट था, केमिस्ट्री का जो सिलेबस था उसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग था, चैप्टर 4 गैसेस एंड चैप्टर 5 लिक्विड। तो चले जी इनके MCQs को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम। बॉन्ड एंगल बेसिकली हम दो एडजेसेंट बॉन्ड के बॉन्ड एक्सिस के दरमियान एंगल को कहते हैं, एवरेज एंगल, उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक मॉलिक्यूल के शेप पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, उनके नंबर पे, रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है उसमें हम बॉन्ड एंगल जो है वो फाइंड करेंगे शेप के बेस पर। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है NH3। तो NH3 का जो शेप है वो है ट्रायगोनल पिरामिडल। क्यों ट्रायगोनल पिरामिडल है? बिकॉज में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल को देखते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 107.5 डिग्री का। ठीक है जी। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है H2O। तो देख ले H2O में और अमोनिया में जो सेंट्रल एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों के साथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, बट यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, जबकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। मतलब वाटर के केस में बॉन्ड पेयर ज्यादा हो गए, सॉरी कम हो गए, और लोन पेयर ज्यादा हो गए। जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होते हैं, तो वहां पर फिर जो बॉन्ड एंगल होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के साथ, जबकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के साथ। जब भी लोन पेयर ज्यादा हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो इटसेल्फ कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 104.5 डिग्री। ठीक है। सो इन 2 मॉलिक्यूल्स में से अगर कहीं पर इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए, जब भी सेंट्रल एटम के साथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेम होंगे, तो वहां पर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के नंबर के बेस पर हम बॉन्ड एंगल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो BF3 है। अब BF3 जो है उसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, इसलिए इसका जो शेप है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। चूंकि सारे बॉन्ड पेयर्स एक जैसे, तो सारे एंगल एक जैसे होंगे, और ये एंगल कितना होता है? ये होता है 120 डिग्री। तो फिलहाल तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी ज्यादा है, लेकिन जब हम ऑप्शन डी को देखते हैं, सो ऑप्शन डी इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो शेप है वो क्या है? लीनियर। और लीनियर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो कि कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी बॉन्डिंग से कि बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन। अभी जो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में जो बातें की, सो ये उसी कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन बनाया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर ले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ओनली, कि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ओनली, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, एंड ऑल ऑफ दीज, तीनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी मैंने ये ऑप्शन ए और बी जो है ये तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में, जो कि मैं अगर आपको शो कर सकूं, तो यहाँ देख लें, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया और वाटर, इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ गया वो इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की तादाद डिफरेंट है। तो इट मीन्स के बॉन्ड एंगल वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दिया गया और वो है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यस, बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सेंट्रल एटम पर भी डिपेंड करता है। यूजुअली जब सेंट्रल एटम का साइज स्मॉल होता है तो वहां पर रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर्स के दरमियान
रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड एंगल अल्टीमेटली कम हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको लिखवा सकता हूँ कि बॉन्ड एंगल जो होता है उसका साइज ऑफ सेंट्रल एटम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है जी। और बाकी जो दो फैक्टर्स हैं जो कि मैं प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बता चुका हूं कि बॉन्ड पेयर्स के साथ डायरेक्ट और लोन पेयर्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम की एक एग्जांपल आपको दे दूं तो इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है, लेट्स सपोज इसकी परफेक्ट एग्जांपल है H2O और H2S। अब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, उसके जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। जबकि सल्फर थर्ड पेयर से बिलोंग करता है तो उसका जो वैलेंस शेल है वो थर्ड बनता है, तो वहां पर जो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे उस स्पेस में दूर होंगे, जिसकी वजह से वहां पर म्यूचुअल रिपल्जन कम होगा। अब इस एग्जाम्पल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेंट्रल एटम का साइज है, बाकी लोन पेयर भी सेम है, बॉन्ड पेयर भी सेम है, इवन टर्मिनल एटम्स भी एक जैसे हैं। सो अगर हम बॉन्ड एंगल्स को देखते हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 104.5, जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल तकरीबन 92 डिग्री होता है। सो देखिए जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो जाएगा सो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल का साइज ऑफ सेंट्रल एटम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री। यहां पर जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें से जो ज्योमेट्री है जिस तरह हमारे टेक्स्ट बुक में किया गया है, तो ज्योमेट्री से मुराद है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, जो कि हम सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की स्पेस में अरेंजमेंट को कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोन पेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक जैसे हों तो वहां पर जो रिपल्जन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान, जिसको हम बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन कहते हैं, ख्वाह वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, वो चूंकि एक जैसा होता है जिसकी वजह से वहां पर एंगल्स एक जैसे होते हैं। लेकिन जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं या लोन पेयर आ जाते हैं तो वहां पर जो एंगल्स होते हैं वो नॉर्मल जो एंगल होते हैं उससे डेविएट हो जाते हैं, उसको हम फिर कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। सो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन देखें, जो ऑप्शन ए है BF3, अगर मैं यहाँ से शुरू कर लूँ तो BF3 जो है इसमें तीनों बॉन्ड पेयर एक जैसे हैं, तो यहाँ पर जो रिपल्जन होगा वो तीनों जगह पर इक्वल होगा, जिसकी वजह से सारे बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर 120 डिग्री के होंगे। तो इसका जो शेप है वो रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर है। बट अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें विच इज फॉर्मल्डिहाइड, अब फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, सेंट्रल एटम के साथ अगेन 3 बॉन्ड पेयर है, बिकॉज डबल बॉन्ड को भी हम एक बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं जब भी हम शेप को या ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करते हैं। सो यहां पर अगर आप लोग देख लें तो ये 2 सिंगल बॉन्ड पेयर है जबकि ये डबल है, तो यहां पर रिपल्जन जो होगा वो सिंगल डबल होगा जो कि ज्यादा होगा, मतलब ये 2 रिपल्जन ज्यादा होगा जबकि जो ये वाला रिपल्जन होगा ये कम होगा, जिसकी वजह से ये एंगल्स 120 जो कि नॉर्मल एंगल है उससे डेविएट हो जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल जो होता है ये 121.5 जो कि सेकेंड ईयर के बुक में लिखा है 121.7 हो जाते हैं, बस मैंने अप्रॉक्सीमेटली बता दिया, और ये भी 121.5 जबकि ये तकरीबन 117 डिग्री हो जाता है। तो शेप इसका भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, लेकिन चूंकि एंगल नॉर्मल वैल्यू से डेविएट हो जाते हैं तो इसको हम डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बोलते हैं। सो हमारा आंसर इसमें से क्या हुआ, सेकंड वन फॉर्मल्डिहाइड। वैसे अगर हम सी को देख ले तो CpCl5 है, उसका तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है ही नहीं, वो तो ट्रायंगुलर पिरामिडल है, और H2O का जो ज्योमेट्री है वो एंगुलर है, और सॉरी ये जो शेप है वो एंगुलर है और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप एंड ज्योमेट्री फॉर CO2। हाँ, शेप ज्योमेट्री क्या है,
देखिए हमारे बुक में इस तरह से किया गया है कि ज्योमेट्री का जो वर्ड है वो बेसिकली यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या चीज होता है? मैंने अभी बता दिया कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सब की स्पेस में अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जबकि जो ये तो ज्योमेट्री की बात होगी, जबकि जो शेप है, शेप, तो शेप जो होता है ये असल में सिर्फ बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री को बोलते हैं, क्योंकि शेप में हम सिर्फ स्पेस के अंदर बॉन्ड पेयर्स की पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो शेप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, शेप को, कि द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ टर्मिनल एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम इन स्पेस। ठीक हो गया, या आप लोग अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स कह दे इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, या आप लोग कह दे द अरेंजमेंट ऑफ टर्मिनल एटम अराउंड सेंट्रल एटम इन स्पेस। अब ज्योमेट्री और शेप में बेसिक डिफरेंस लोन पेयर्स का है। ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि शेप में हम लोन पेयर की पोजीशन को लोकेट नहीं करते, हम ओनली बॉन्ड पेयर की पोजीशन को लोकेट करते हैं। इसलिए जब भी किसी मॉलिक्यूल में, ये एक आसान तरीका है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 होते हैं तो फिर वहां पर उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो सेम होगी। ठीक है जी, शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, लेकिन ये कब? जब लोन पेयर 0 होंगे। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 नहीं है, मोर देन 0 है, तो फिर उसके शेप और ज्योमेट्री में फर्क होगा। अब यहां पर चूंकि हमें क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स है, ओनली बॉन्ड पेयर्स 2 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है। कीप इन माइंड, डबल बॉन्ड को भी आप एक बॉन्ड पेयर कंसिडर करोगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी आप एक बॉन्ड पेयर कंसिडर करोगे जब भी शेप और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो मॉलिक्यूल है तो उसका चूंकि लोन पेयर उसमें 0 है, तो ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखवाया हुआ है कि जब लोन पेयर 0 होंगे तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का शेप और उसकी जो ज्योमेट्री है ये दोनों लीनियर होगी, यानी सेम होगी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल टू। अच्छा, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है ऑफ सेम स्ट्रक्चर, यानी दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका शेप सेम होता है उनको हम आइसोस्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो जो CO2 है उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, सो हमने गिवन ऑप्शन में देखना है कि किसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो SO2 का जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर होता है, यानी शेप एंगुलर होता है। क्यों? लोन पेयर की वजह से। SnCl2 जो होता है इसका भी शेप एंगुलर होता है लोन पेयर की वजह से। CH4 जो होता है इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स है इसलिए। लेकिन जो BeCl2 है तो इसमें बेरिलियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, जिसकी वजह से इनके लिए जो सूटेबल अरेंजमेंट होगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वो लीनियर होगी, इसलिए इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा और एंगल जो यहाँ पे होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और BeCl2 दोनों का शेप सेम है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज 2 लोन पेयर्स, यानी लोन पेयर्स 2 होंगे और बॉन्ड पेयर्स भी 2 होंगे, यानी लोन पेयर भी 2 होने चाहिए, बॉन्ड पेयर भी 2 होने चाहिए। ठीक है जी,
तो इस तरह के मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो क्या होगा, हमसे शेप पूछा है, हमसे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री नहीं पूछी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती तो चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती, लेकिन शेप क्या होगा, अब चूंकि 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है तो इसका जो शेप होगा वो एंगुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, क्योंकि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर को पुश कर लेंगे, एंगल 180 डिग्री से कम हो जाएगा और इस तरह से उस शेप को हम एंगुलर या बेंट या वी शेप बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो बेंट है या वी शेप है या एंगुलर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोपाइन हैज डैश बॉन्ड्स, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि प्रोपाइन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट करना हो तो एक तरीका तो ये है कि हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया जो कि प्रोपाइन है, ठीक है। अब कीप इन माइंड जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वो सिग्मा होता है, डबल में भी एक सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी एक सिग्मा होता है। तो ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा तो 2 हो गए, 3 4 5 एंड 6। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो है 6। अब पाई बॉन्ड कितनी है, तो पाई बॉन्ड इस तरह से होता है कि सिंगल बॉन्ड में तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये वाला है कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करने का एक और आसान तरीका भी है कि अगर आप उस मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख दें, लाइक प्रोपाइन का फार्मूला बनता है C3 और इसमें से 4 हाइड्रोजन है H4। अब चूंकि प्रोपाइन ओपन चेन है तो ओपन चेन के लिए जब भी कोई ओपन चेन मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो बराबर होगा, हम लिखते हैं n-1, जिसमें यहां पर जो n है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एटॉमिसिटी को, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहां पर इसकी एटॉमिसिटी कितनी बन रही है, इसकी एटॉमिसिटी बन रही है 4 + 3 = 7। तो यहां पर इस फार्मूले में पुट कर लें तो 7 - 1 = 6, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए, वही जो हमने स्ट्रक्चर से डिराइव किए थे। तो एक तरीका यह भी है कि ओपन चेन मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख लें तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बराबर होंगे उसकी एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल -1, और मोनोसाइक्लिक के लिए फिर सिर्फ n हो जाएगा, उसमें -1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाईसाइक्लिक के लिए फिर +1 हो जाएगा, n+1। ये सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट। अच्छा, अब यहां पर इस तरह कुछ किया गया है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है, यहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखी है और यहाँ पर सामने उसका शेप लिखा हुआ है। तो इसमें से करेक्ट सेट आपने फाइंड आउट करना है कि जिसमें तीनों सही दिए हुए हों। सो पहला जो वाटर है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है स्टेरिक नंबर फार्मूला। स्टेरिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स, या आप लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये 2 तरीके हैं। अब यहाँ पे जो वाटर है तो अभी प्रीवियस स्लाइड में भी हमने पढ़ा, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, 2, और 2 इसके साथ लोन पेयर है, तो इससे स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4। जब भी स्टेरिक नंबर 4 आ जाता है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिलहाल ऑप्शन ए को इवेलुएट कर रहा हूं। सो वाटर और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। फिलहाल तो ये सही है। आगे शेप क्या दिया हुआ है, तो वही बात, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है तो इसका शेप क्या होगा, एंगुलर होगा। तो ये भी सही दिया हुआ है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए का जो सेट है वो सही है। फॉर विच बॉन्ड द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जीज वेल बी लोवेस्ट, ये क्वेश्चन है। देखिए, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जीज जो होती हैं, अगर कोई बॉन्ड नॉन पोलर होता है तो फिर उनके दरमियान एक्चुअल और कैलकुलेटेड में डिफरेंस नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर तो कोई बॉन्ड पोलर होता है तो फिर उसकी जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा आती है, और बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना उसकी एक्चुअल और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस भी ज्यादा होगा। सो चलो अगर मैं कह दूं कि डेल्टा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, जो कि बराबर होगा बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल, ये ज्यादा है, माइनस बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड, ठीक है जी। ये मैं पोलर बॉन्ड के लिए कह रहा हूं। कौन से बॉन्ड के लिए? पोलर बॉन्ड, क्योंकि पोलर बॉन्ड में एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड से ज्यादा होती है, तो जो डिफरेंस है वो डेल्टा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम बोल सकते हैं पोलैरिटी के साथ या बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के साथ। तो अब हमने यहाँ पर वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो जब मैं देखता हूँ HF इसमें चूंकि सबसे ज्यादा पोलर है, तो इसलिए इसकी जो एक्चुअल और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट को हम सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो आता है हम उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। सो यहां पर इस क्वेश्चन में ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। देखिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी है या डायपोल मोमेंट है ये क्लोजली रिलेटेड है शेप के साथ। अगर आप लोग देख लें तो हमारा जो एमडीकेट का सिलेबस है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन शेप एंड पोलैरिटी, तो पोलैरिटी से हम शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन की तरफ आने से पहले मैं एक दो तीन पॉइंट्स आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, लीनियर, ठीक है, या ट्रायगोनल प्लेनर होगा, या ट्रायंगुलर प्लेनर भी आप लोग बोल सकते हैं, या टेट्राहेड्रल होगा। इससे ऊपर ऑप्शन भी है, लेकिन फिलहाल हमारे कोर्स में अप टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसलिए मैंने यहां तक दे दिया। तो इन तीन केसेस में अगर सेंट्रल एटम के साथ जो टर्मिनल एटम्स बॉन्डेड है म्यू जीरो आएगा। कब जीरो आएगा? अगर सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स बॉन्डेड है या ग्रुप्स बॉन्डेड है वो सारे एक जैसे हैं, लेकिन शेप ये होगा, और म्यू जीरो आएगा इफ ऑल द टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन अगर जो टर्मिनल एटम्स या ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है तो फिर इन शेप का भी डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि फिर वो बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब इसके अलावा जो बाकी शेप हमने डिस्कस, ट्रायगोनल, पिरामिडल हो गया या एंगुलर हो गया, उसका हमेशा डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है ऑप्शंस की तरफ। CCl4 इज टेट्राहेड्रल, यानी ये वाला शेप है इसका, और देख ले कार्बन के साथ जो 4 टर्मिनल एटम्स है वो आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के जो बॉन्ड मूवमेंट्स है वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो आएगा। तो हमारा आंसर ए ही है, यानी CCl4। HI तो डाइएटॉमिक है, चूंकि इसमें एक बॉन्ड है तो इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं आएगा। H2O एंगुलर है, अभी मैंने बता दिया, उनका भी जीरो नहीं आएगा। और जो CHCl3 है ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें सारे एटम एक जैसे नहीं है, बिकॉज इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 3 इसके साथ क्लोरीन होते हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड बाकी 3 बॉन्ड से डिफरेंट है, तो इनके बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसका भी जीरो
नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।